अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें हैं इकॉनमी से जुड़ी, मार्केट से जुड़ी, कारोबार से जुड़ी, हुकूमती फ़ैसलों से जुड़ी और उसके साथ साथ बजट। आज आखिरी सेशन था, बजट आखिरकार मंजूर हुआ और फिर बहुत सारी चीज़ें आजकल दिखने को मिल रही हैं। आज कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ मंदी दिखाई दे रही है। मिला जुला रुझान तो रहा इन्वेस्टमेंट का, लेकिन 47,000 पर है स्टॉक मार्केट और 390 प्लस पॉइंट्स की कमी यानी खसारा देखा जा रहा है। IMF ने 150 अरब रुपए टैक्स लगाने का कहा है, लेकिन शौकत तरीन साहब ने बड़ा वाज़ेह किया है कि मैं इसके बीच में दीवार बन के खड़ा हूँ और इस तरह की चीज़ें फिलवक्त मानी नहीं जाएंगी। 1 जुलाई से घी और तेल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। कैसे बढ़ने जा रही हैं, क्यों बढ़ने जा रही हैं, ये सारा कुछ जो जुड़ा है आप देख रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर रखी थी। तो ये तमाम चीज़ें टैक्सेशन से जुड़ी हैं। टैक्सेशन के मामलात पर नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन टैक्स जो हजम है उसको बढ़ाया गया है। तो अगर नया टैक्स नहीं लगाया जाता और टैक्स हजम बढ़ाया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, इस पर भी आज बात करके देखेंगे। दूसरी जानिब ताजिर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बड़े परेशान हैं कि भारत ने चावलों का सैलाब उमड़ा दिया है इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तानी चावल को वहाँ पर मुश्किलात हैं और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने में चावल की मुश्किल पेश आ रही है। इस पर आज ज़रा बात करके देखेंगे कि इसका क्या हल निकाल सकती है गवर्नमेंट। और फिर ज़र मुबादला के ज़खायर में 32 करोड़ 96 लाख डॉलर की कमी हुई। क्यों हुई? जाहिर है कि कारोबारी हफ्ते रहे और फिर बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ नहीं तो कमी भी हुई। मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ी, डॉलर के रेट थोड़े से कम हुए, रुपया मुस्तहकम हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मसला गैस शॉर्टेज है जिससे इंडस्ट्री बंद है। तो ये सारी चीज़ें इस पर आज बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ साथ फ़हीम सरदार साहब माहिर मौशियात हैं, हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियोज़ में मुझे नईम सिद्दीकी साहब माहिर इक़्तिसादियात हैं। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा एहसन मेहनती साहब से इस पर। एहसन साहब, सर क्या वजह है 47,000 पे जाने की मार्केट की और आज 390 प्लस जो पॉइंट्स हैं उसका खसारा देखा जा रहा है? FATF वाले मामले का प्रेशर ले रही है मार्केट या फिर कुछ टैक्सेस वाले मामले पे जो बहस चल पड़ी है उस पर कुछ मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है? देखिए, काफ़ी मामलात जो हैं इस वक्त पोस्ट बजट जो है वो सामने आ गए। इससे पहले हम डेटा देख रहे थे इकोनॉमिक सर्वे का जो हमें ग्रोथ दिखा रहा था 3.94 की, और अब वो शायद कंप्लीट साल जो है जून 30 के बाद हमें पता लगेगा कि हमारी ग्रोथ कितनी है और फुली 1-8% और बढ़ जाएगी। बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है हमने देखा है कि प्रेशर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिए हैं और आई थिंक कि उसको हम देखते हुए असेसमेंट हो रही है इन्वेस्टर्स की, कुछ स्पेकुलेशन भी हो रही है। असेसमेंट इस बात की है कि IMF जो है उसकी तरफ से 10% जो रेवेन्यू है उसको पावर टैरिफ की मद के अंदर जो उसके अंदर रेज करने का है उसकी परमिशन सेनेट की तरफ से जो है वो गवर्नमेंट की तरफ गई है। अपेरेंटली नजर आ रहा है कि पावर टैरिफ जो है वो IMF की कंडीशंस को देखते हुए इंक्रीज होगा और जाहिर है सर्कुलर डेट क्राइसिस को अगर हमने खत्म करना है तो आई थिंक कि जो इससे पहले गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं पैसे और फिर उसके बाद जो है वो अब रिलीज करेंगे। ज़ाहिर पावर सेक्टर को जो है वो फाइनेंस करना है और सर्कुलर डेट क्राइसिस जो है 2.1 ट्रिलियन का है, 80 बिलियन रुपया तक जो है वो रिलीज किया है लास्ट मंथ के अंदर। तो अब गोइंग फॉरवर्ड जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि पावर टैरिफ अगर रेज करते हैं तो एक्सपोर्ट की मद में, और फिर जाहिर है कैपिटल मार्केट इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है पावर टैरिफ के इंक्रीज को काफी ज्यादा नेगेटिव लेती है। तो हम एक तो ये मामला देख रहे हैं कि जो IMF की तरफ से चैलेंजेस हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब बिल्कुल कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि ये काफी चैलेंजिंग मामलात हैं और उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि ये जो है इन टैक्सेशन के निज़ाम को जो है वो एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि जो बजट डेफिसिट है उसको भी मीट किया जा सके, फिस्कल डिजास्टर को जो है वो खत्म किया जाए। और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं FATF के आज डिसीजन लेटर इन द डे जो है वो देखे जाएंगे, जिसमें काफी ज्यादा स्पेकुलेशन जो है वो इस वक्त मार्केट में चल रही है कि ये किसी भी डायरेक्शन जा सकता है। इसके साथ ही हमने देखा कि MSCI की जो रिक्लासिफिकेशन है उसकी खबर जो है वो कल से आ निकली है कि पाकिस्तान जो है उसको डिमोट किया जा रहा है फ्रंटियर मार्केट में, और इसका नतीजा जो है वो अगस्त के माह के अंदर जो है ये इसकी 21 अगस्त तक जो है डिसीजन ले लिया जाएगा कि पाकिस्तान जो है चूंकि $2 बिलियन की कैपिटल मार्केट नहीं है और इमर्जिंग मार्केट की रिक्वायरमेंट है। ये इससे पहले जो है वो पाकिस्तान बुक कर रही थी $2 बिलियन का, तो पहले एक अपग्रेड जो है वो उस लेवल से ही पहले अपग्रेड कर दिया गया था। ये जो आपने बताया मुझे बताएं, इसका कोई असर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट पे पड़ सकता है?
देखिए बिल्कुल, अगर ये इमर्जिंग मार्केट से हम निकलते हैं तो इसमें जो हमारा वेट है वो काफी कम है, 0.9% वेट है। अब ये इस वेटेज की तरफ से जो है वो जो सेलिंग आ सकती है इमर्जिंग मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो जाहिर है इस इमर्जिंग मार्केट के अंदर पहले सेल करेंगे। जब फ्रंटियर मार्केट में हम जाएंगे तो उसमें हमारा वेट ज्यादा है, वो 2.3% है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट आएगी होपफुली नेक्स्ट ईयर से। बट इनिशियली जो है काफी बड़ा बम्प आ सकता है अगर फॉर एग्जांपल अगस्त 21 तक जो है ये फैसला कर लिया जाता है कि पाकिस्तान को एक्सक्लूड करना है, तो उससे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट के जो इन्वेस्टर होते हैं और बहुत बड़ा जो है उनका एक स्टेक है पाकिस्तान में, वो पहले निकलेंगे इस मार्केट से। और जाहिर है जैसे ही फ्रंटियर मार्केट में हम आएंगे तो उसमें उस सूरत में जो है वो फ्रंटियर मार्केट की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आने की जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉसिबिलिटी है होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर, और जाने की पॉसिबिलिटी इस ईयर है। तो हमें शॉर्ट टर्म जो है वो प्रेशर देखना पड़ेगा। डिमोशन होता है तो ये कोई अच्छी खबर नहीं होती है, बट जाहिर है इसकी कंसिडरेशन जो है या इसका डिसीजन जो है अगस्त 21 को, तो दो डिसीजन हमने पाकिस्तान में इस वक्त फेस करने हैं। एक FATF है और एक MSCI की रिक्लासिफिकेशन है जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को जो है कैपिटल मार्केट्स के लिए कन्वीनियंट करती है। ठीक है, मैं जरा फहीम साहब से भी इस पे बात कर लेता हूँ। फहीम साहब, सर दो तीन चीज़ें जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया, पहले ज़रा उसी पे बात करेंगे। मुझे ये बताएं सर, IMF कह रहा है 150 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएं, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं हम ये नहीं करेंगे। मुझे बताएं अगर नए टैक्स नहीं लगाते तो शौकत तरीन साहब ने कहा हम रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा सर? और जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं जिसको टैक्स का हिस्सा नहीं समझते, यानी बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा लें, पेट्रोल में लेवी ड्यूटी बढ़ाकर हमें पता ही ना चले पेट्रोल की कीमत क्या है, तो ये चीज़ें अगर बढ़ गई तो हमारे लिए तो अजाब वैसे का वैसा ही है, महंगाई वैसे की वैसी है। जी अरसान, बहुत शुक्रिया। 150 अरब का जो इजाफी बर्डन का जो IMF ने कहा है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि वो इसको नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब है कि वो कहीं और सोच रहे हैं कि आमदन आएगी। जैसे आपने खुद कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स एक चीज़ होती है, फिर दूसरी फॉर्म्स ऑफ अर्निंग भी होती हैं। अब पाकिस्तान के इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स की उम्मीद है कि वो और बढ़ेंगे, और उम्मीद है कि जो आने वाला साल है फिस्कल ईयर 23 के, उसके अंदर और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की तेज़ी आएगी। देखें, ये तो है वन साइड ऑफ द स्टोरी। द अदर साइड इज़ उसका चैलेंज कि अगर हम इसको कहें कि जी ये बहुत आसानी से हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल वो इतनी आसानी से होगा। उसमें चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, पॉसिबल है कि उसको आप हैंडल कर सकें। बात यह है कि प्लान, देयर हैज़ टू बी अ प्लान, और उस प्लान को फॉलो जब तक हम करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रिज़ल्ट्स निकल आते हैं। बजट की डिबेट्स में मुझे इत्तफाक हुआ इन्वॉल्व होने का 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे, तो बात वही आ रही है कि जब जो एक ओरिजिनल प्लान बना है उस पर फिर रहना पड़ेगा। अब देखें, बात हो रही है एग्रेसिव ग्रोथ की। अगर 150 अरब के इजाफी टैक्स लगाने हैं, आपको टैक्स ना कहें, इजाफी आमदन कह दें, ठीक है, वो आप किसी एक ख़राब असासे को बेच के भी आप पूरे कर सकते हैं। ये मैं आपको जो कहते हैं ना कि एक ऑप्शन बता रहा हूँ। ज़ाहिर बात है फाइनेंस मिनिस्टर साहब के जहन में एक चीज़ है, वो है कि ग्रोथ के ज़रिए ही सारा कुछ होगा, कि आप अपनी स्पीड तेज़ करेंगे तो आप इस सारे आमदन के मामलात बढ़ेंगे और आप अपने वो पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। मेरा ख्याल ये है कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि ये थोड़ा बैलेंस्ड होगा, 3-4 ऑप्शंस के ज़रिए ये होगा। ये सिर्फ एक ज़रिए से नहीं आएगा कि मिसाल के तौर पे इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स या सेल ऑफ एन एसेट या कोई आपके एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ आ जाए या आपके कोई विंडफॉल आ जाए, नहीं, ये मिक्स्ड होगा। क्योंकि एक पॉइंट है जो थोड़ा सा हमें फहीम साहब, एक छोटी सी चीज़ आपसे मुझे ये बताइएगा, फिर मैं ज़रा नईम साहब के पास जाऊँ। फहीम साहब, हम कैपेबल हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को इस हद तक ले जाने के लिए कि हम रेवेन्यू कह सकें उसको? उसकी मैं 2-3 चीज़ें आपसे, क्योंकि हम 4 या 5 सेक्टर्स के बीच में फंस के रह गए, उससे ज़्यादा सेक्टर्स पर हमारी नज़र नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल पे नज़र रख लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने अगर जान मार ली। चावल के लिए हम पहले पूरी दुनिया में परेशान हैं, यूरोप मार्केट्स में तो चावल हम भेज नहीं पा रहे हैं, भारत भेज रहा है। तो 313 मसनूआत टैक्स फ्री मिली हमें करने के लिए चाइना के साथ, लेकिन 313 मसनूआत बनाए कौन? इधर तो गैस बंदिश से फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। तो सर, क्या रेवेन्यू प्योरली हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इज़ आवर रेवेन्यू? एक्सपोर्ट इज़ अ कॉन्डुइट, इट इज़ अ मैकेनिज्म जिसके ज़रिए आप रेवेन्यू कमाएंगे, और वो जैसे ड्यूटी के तौर पे होगा या वो भी एट द एंड ऑफ द डे टैक्स रेवेन्यू में आएगा किसी ना किसी सूरत में। वो एक्सेलरेटेड बिजनेस जो होता है, जो इधर
मकसद जो है कि अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है, उससे जो आमदन आएगी नॉर्मल बिजनेस अफेयर्स में वो आपकी आमदन में आती है। देखिए वो टैक्स के ज़रिए है, इनडायरेक्ट्स के ज़रिए है या विंडफॉल के ज़रिए वो उस पर भी आते हैं। बात यह है, मैं आपको कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ कि आपकी एक तो ये बात मैं कि हम सिर्फ चंद में फंस गए, हम फंसे रहे हैं बहुत अरसे से, हम उसी जो सांचा है उसको तोड़ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ कि कम से कम 25 और सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है। हाँ जाहिर बात है आपको वो चीज़ इमीडिएटली नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान फोकस कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने एक फ़ैसला कर लिया कि डाइवर्सिफाई करना है। मैं आपको उसकी 2 मिसालें दे देता हूँ। एक है आईटी ठीक है सर, मैं चाहूँगा कि वहीम साहब ये जो आईटी वाला सेक्टर है ना, इस पे एक्सपोर्ट्स में मैं आपसे वापस आके एक बात करूँ, चूँकि ब्रेक का टाइम करीब है, तो नईम साहब से एक सर ये जो मामला है टैक्सेस वाला और IMF वाला क्या चल रहा है सर? हम हाँ कहते हैं, हम ना कहते हैं। देखिए सर, आज वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट को कंक्लूड किया है, उन्होंने आज अपनी स्पीच की है, उसमें बेसिकली मैं समझता हूँ बड़ी ऑप्टिमिस्टिक उन्होंने बेसिकली बातें की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिगेस्ट चैलेंजेस हमारे पास हैं क्या? चैलेंजेस ये हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये 3 जो एक ही चीज़ है ना, इसी पे उन्होंने बाबा एम्फेसिस किया है और हमें इसके लिए हुकूमत को जो भी मेजर लेने पड़े करने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पावर टैरिफ और इनकम टैक्स बढ़ाने के अलावा हमारे पास जैसे भी बात हो रही है कि आमदन में इजाफे के और क्या ज़रिए हैं, क्योंकि IMF का प्रेशर ये है कि हम 150 अरब के टैक्स लगाएं और टैरिफ बढ़ाएं। अगर ये दोनों चीज़ें करती हैं तो वो बोझ जो है वही आम आदमी में पड़ता है और एक्सपोर्ट पे पड़ता है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हुकूमत क्या आइंदा दिनों में इंसेंटिव देती है, आइंदा दिनों में क्या इकदाम करती है, क्या पॉलिसी लेके आती है? एक ब्रेक में वापस आऊँ, आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा कि क्या इकदाम करती है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। फिर मैं ज़रा ये भी आप लोगों से तीनों से जानूंगा कि जो रॉ मटेरियल है वो हम बाहर से मंगवाते हैं, चीज़ सारी पैक करके यहाँ बना देते हैं, तो ये कितना बड़ा डैमेजिंग पार्ट है। हम SMEs को क्यों बेहतरी और उसको बढ़ावा नहीं दे रहे? वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल और टैक्सेस के हवाले से जो कुछ बजट के अदाद शुमार है उस पर बात कर रहे थे। नईम सिद्दीकी साहब, फ़हीम सरदार साहब और एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब बात कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा, अब हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास सोल्यूशन एक किया है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अब आप देखे होंगे कि पिछले हफ्ता 10 दिन से जब से बजट आया अखबारों में, सियालकोट के जो ट्रेडर्स हैं, सियालकोट के जो चैम्बर्स हैं, पूरे मुल्क के जो एक्सपोर्टर हैं वो कह रही है हमें नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज दिए कि जी हमें किसी टैक्सेस के नोटिस भेज रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप लोगों को इंगेज करें कि वो FBR के साथ एक नंबर आजमाई करें और जाके अदालतों के को फेस करें, उसकी बजाय आप कोई ऐसी लॉन्ग टर्म कम से कम 10 साल की एक ऐसी पॉलिसी लेके आएँ कि जिसमें आपके जो बयानात हैं और आपका उस पर जो अमल करना है वो उसमें कोई तजाद ना हो। आज आप बांग्लादेश को देखें, वो $39 बिलियन की एक्सपोर्ट पे है और आप पिछले 10 साल से देखें, अगर 2010 में भी हमारी एक्सपोर्ट यही $24 बिलियन थी और आज भी हम $24 बिलियन या $25 बिलियन की बात करते हैं, तो हम अर्निंग कहाँ से करेंगे? वज़ीर ख़ज़ाना ने राइटली सेड एक्सपोर्ट 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 इज़ द ओनली सोल्यूशन। अब उसकी जो उसका काउंटर जो प्रोडक्टिव इफेक्ट हमारा ये देखें कि बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री हम नेट इंपोर्टर हो गए। अब हमारी जो एक्सपोर्ट बेस जो हमारी सनतें हैं वो भी इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल तो फिर एक्सपोर्ट कर रही हैं। हम गंदम में से 27 मिलियन टन हमने प्रोड्यूस किए, बम्पर क्रॉप्स दिए, उसके बावजूद 3 मिलियन टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी आबादी बढ़ रही है तो हमारी जो यील्ड है वो नहीं बढ़ रही। जब तक ये आप नए बीज के ऊपर, नई प्रोडक्ट के ऊपर, नई पॉलिसी के ऊपर, नए इंसेंटिव के ऊपर और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को जब तक नहीं लेके आते तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आपके पास अर्निंग का एक ही जरिए है। खुद वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमें डॉलर चाहिए और डॉलर हम पाकिस्तान में प्रिंट नहीं कर सकते, जाहिर है, और हम अगर नोट यहाँ अपने प्रिंट करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आपकी जो मकामी सनत है उसको जब तक आप इस्तेकाम नहीं देंगे, उनको काम करने की अच्छी चलें, मैं चाहूँगा नईम साहब ये चीज़ यहीं से शुरू हो जाए। आपने मकामी सनत की बात की है, इधर गैस बंदी से सनतें बंद हो रही है। मैं ज़रा एहसन साहब, सर
कराची बड़ा सफ़र कर रहा है गैस बंदिश की वजह से और सिंध भर सफ़र कर रहा है। एक तरफ हम मकामी सनत के फ़रोग की बात करें और दूसरी तरफ गर्मियों में गैस किल्लत की, तो बड़ा परेशानी हो जाती है। सर ये एक नया मसला जन्म ले लेगा, फिर एक लंबा अरसा इससे निकलते निकलते टाइम लग जाएगा, तो जो बजट के खदो खाल है वो तो कहीं गुम हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये इंडस्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है कराची के अंदर बहुत सारे ऑटो सेक्टर के प्लांट्स हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं जिसका इस्तेमाल है ये गैस का। और फिर उसके बाद देखें इंडस्ट्रियल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 60 to 70% कराची से रूट करती हैं और ज़ाहिर प्रोडक्शन कराची के अंदर है, एम्प्लॉयमेंट भी जाहिर है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पोर्ट सिटी है तो यहाँ पर साइलोज हैं, एक्सपोर्ट जितनी भी कमोडिटीज होती हैं वो यहाँ से को रूट करती हैं। और आई थिंक कि उसका जो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है जो दीगर प्लांट्स की है, एक्सपोर्ट अगर हम देख लें टेक्सटाइल की हो गई या फिर दीगर जो एजेंसीज ऑटो सेक्टर की हो गई, ट्रैक्टर, ये तमाम चीज़ों को जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पावर की अनअवेलेबिलिटी अगर हम देखें। और फिर जाहिर है पावर की अनअवेलेबिलिटी के साथ हम देख रहे हैं कि जो इसके टैरिफ के अंदर इजाफा हो रहा है वो भी जाहिर है इंडस्ट्रीज पे सफर कर रही है। और बहुत सारी ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं, तकरीबन 25 से 30% जिसको इस मामले का जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है। तो आई थिंक कि जो ओवरऑल जो पावर की अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट नंबर जो है, जब इस वक्त हम देख रहे हैं खसारा इस साल का $32 बिलियन हो जाएगा, आने वाले वक्तों में हमने $50 बिलियन तक डेफिसिट जाते हुए देखना है। और जाहिर है आने वाले वक्तों के अंदर इस ग्रोथ को 4.8% को मीट करने के लिए जाहिर है अगर ये ऐसे खसारे नहीं होंगे और फिर जाहिर है ये करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह इसको किस तरह से फाइनेंस करना है, तो उसके लिए जो है इट इज इम्पोर्टेंट कि गैस की अवेलेबिलिटी हो और जो गैस की फराहमी की जो होती है उसका जो टैरिफ है उसको रेशनलाइज किया जाए ताकि एक्सपोर्ट नंबर्स को बढ़ाया जा सके, ताकि जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको फंड किया जा सके। सिर्फ रेमिटेंसेस पर जो है हम नहीं जो है वो उसको यूज कर सकते। आने वाले वक्तों के अंदर कोविड पेंडेमिक खत्म हो रहा है और जाहिर है रेमिटेंस पे इम्पैक्ट आएगा, ये वो स्लो डाउन हो सकती है। आई थिंक कि आने वाले वक्तों के अंदर गैस की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़हीम साहब, सर गैस नहीं होगी तो फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी तिजारत नहीं होगी, तिजारत नहीं होगी ना एक्सपोर्ट होगी, ना डोमेस्टिक लेवल पे कारोबार होगा। और दूसरी तरफ सर एक तो गैस बंदिश है, दूसरी तरफ पावर टैरिफ यकीनी तौर पर अगर आप टैक्सेस नहीं लगाते या नहीं बढ़ाते तो आपको उसके मद में पावर टैरिफ तो बढ़ाना ही पड़ेगा IMF के कहने पर। तो ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें सर, कैसे चलेगा ये मामला? गैस बंदिश वाला मामला गर्मियों में ही शुरू हो गया। जी हाँ, देखिए हमारी जो एनर्जी, हर मुल्क को एनर्जी की ज़रूरत होती है और पाकिस्तान एक काफ़ी बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है एनर्जी की ज़रूरत है और जैसे इकॉनमी खुल रही है हर एक जो है एक्टिव होता जा रहा है, बिजनेसेस एक्टिव हो रहे हैं, आपके जो शहर हैं फिर से वो उस तरह से चल पड़े हैं जैसे पहले थे और अभी भी पूरी तरह से कोविड ख़त्म नहीं हुआ। देखिए बुनियादी बात यह है कि एनर्जी की कॉस्ट क्या है, उस पर कितने पैसे लग रहे हैं उस तवानाई को बनाने में। हमारी बदकिस्मती से जो बिजली जो बहुत एक बड़ा जो पोर्शन है हमारी बिजली का वो महंगी बिजली है, तकरीबन 25 सेंट वो पे जाके रुकती है और वो बहुत एक्सपेंसिव है। उसके मुतबादिल में हाइड्रो है जो सबसे सस्ती होती है और कोई 30-40 साल के बाद तो वैसे ही मुफ्त में हो जाती है क्योंकि आपका वो एक्सपेंस ही नहीं रहता। जो हमें जो इधर बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा ना, पहली बात तो ये कि जो आपने पॉइंट किया है बिल्कुल सही किया है कि ये एक चैलेंज है आपकी हमारी मईशत के लिए कि भाई हम कैसे सप्लाई बहाल करेंगे, कैसे हम सप्लाई दें पूरे मुल्क को, मईशत को, बिजनेसेस को, घरों को, और साथ साथ हम अपनी रिकवरी भी करें, फिर अपने खसारों को भी कम करें। ये काफ़ी एक चैलेंज है। लेकिन एक जो चीज़ जो इस वक्त हो रही है वो ये है कि रिप्लेसमेंट हो रही है। जो पुराने महंगे प्रोजेक्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनकी जगह हाइड्रो और सस्ते प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। इनका असर आगे जाके होगा, इस वक्त नहीं होगा जिस वक्त की आप मुझसे बात कर रहे हैं। अच्छा फ़हीम साहब, आपकी बात दुरुस्त है एक लिहाज से कि चलें हम कुछ चीज़ों के सम्राट आगे जाके देखेंगे, लेकिन जो बात एहसन मेहनती साहब ने कही है, अब कोविड का ज़माना ख़त्म हो रहा है, आप कोविड की पॉलिसीज़ में रहकर पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। आप ये सुकून नहीं कर सकते कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको सरप्लस कर लेंगे, उसको बचा लेंगे। अब लेन देन शुरू हो चुका है, अदायगियों का मामला शुरू हो चुका है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी गिरेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी गिरेंगे। अब आपके पास जो कमाई और बचत थी आपकी कोविड के दिनों में, ज़ाहिर है अब कारोबार हिलजुल होगी तो वो भी ख़त्म होगा। क्या इसकी पॉलिसी पर गवर्नमेंट कब, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि
तब सोचते हैं जब बात सर पे आ जाती है? देखिए, प्लानिंग एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। प्लानिंग जितनी अच्छी तरीके से और सोच समझ के की जाएगी और जितने ज़्यादा आप रिस्क डाल के सोचते हैं ना, उतनी अच्छी प्लानिंग आती है। हैविंग सेड दैट कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया है और अपने फाइनेंसेस को इसके दरमियान में हैंडल किया है, वो भी एक चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए और हमें सारे अवाम को भी याद दिलाना चाहिए कि दूसरे मुल्कों का हाल देखें क्या हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी लेन देन शुरू होगी। देन है तो लेन भी है, आप ले भी रहे होंगे, इससे नहीं है कि आप सिर्फ दे रहे होंगे। सो आपको लेन देन में कोई मसला नहीं है। बिला वजह की लेन देन जो होती है, जिसके अंदर मिसाल देन ख़ास तौर पे जिसमें आपका खामखा का ख़र्चा हो रहा था, कि मैं आपसे अरसान पहले भी कई दफ़ा डिस्कशन हुई कि पनीर हमारी न्यूजीलैंड से आ रही थी, मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में पनीर नहीं बनती, मतलब हमारी को भैंसों की कमी हो गई है क्या। सो ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ना, इनको जब तक आप कम नहीं करते, हर मुल्क कंट्रोल करता है अपनी इकॉनमी को। आप ज़रा ट्राई करके देखें। मैं आपको एक थोड़ा सा ज़रा हट के मिसाल एक देता हूँ। अमेरिका के एक पोर्ट को दुबई पोर्ट्स लेने की कोशिश कर रहा था और उनकी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ने आके कहा कि बाहर का कोई बंदा आके हमारे पोर्ट्स में नहीं बैठेगा। सो मतलब कि हर मुल्क में एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। आपने पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड रेज किए कि भाई ये किस तरह इन चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा। मेरे ख्याल है आप ये पूछ रहे हैं ना कि इनको बैलेंस आउट कैसे करेंगे। बैलेंस आउट जो नज़र आ रहा है वो स्ट्रेटजी ये है कि आपने अपनी कारोबार को तेज़ करना है। तेज़ करेंगे तो इकॉनमी तेज़ होगी, उससे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पड़ेगा। जब उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उससे ज़्यादा एक्टिविटी होगी, उससे ज़्यादा आपके पास आवाम के पास आमदन बढ़ेगी। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट करता रहूँगा, ये एक स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को प्लान के तहत नाफिज करना है। अगर अभी आप स्टॉक मार्केट की मिसाल ले लें, 670 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। मतलब हम भूल जाते हैं बातों को। हम भूल गए कि जब ये 56 मिलियन का वॉल्यूम होता था, 670 मिलियन का वॉल्यूम आज लगा और ये आज हम कह रहे हैं बुरा दिन है। सो मतलब कि हमें ज़रा थोड़ा सा अपने आप को रिलेटिव और थोड़ा सा ज़रा मैं कहता हूँ हमें ज़रा एक लंबी हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा सोचना चाहिए। मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि हम गलत कह रहे हैं, मकसद सिर्फ ये है कि हम रिलेटिव रहें कि हम क्या कह रहे हैं। अभी स्टॉक मार्केट आपकी चढ़ी हुई है, हाँ पिछले दिनों डाउन हुई है क्योंकि FATF का थोड़ा सा डर रहा है। बजट के बारे में चंद चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, अखबारों में एड्स आ रहे हैं कि जी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि यही वक्त होता है कि इन चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ निचोड़ सारी बात का क्या है, मेरी बात का निचोड़ प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन के जो प्लान। मैं सर इस पे ज़रा आपने जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का कहा है, नहीं सर मैं चाहूँगा इस पर ज़रा एक कॉमेंट करें। हम सीरियस हैं, विलिंग हैं SME सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं बाहर से, प्रोडक्ट बनाते हैं पाकिस्तान में, फिर हम भेज देते हैं उसको बाहर, तो हमारी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो असरअंदाज होती है। और जब हमारी प्रोडक्ट बाहर जाती है उतने ही पैसों में दो चीज़ें मिल रही होती हैं बाहर किसी भी स्टोर पर, जहाँ पर हमारी एक चीज़ पड़ी होती है। लेकिन सर बुनियादी तौर पे जो बेसिक इशू ये है कि जैसे फ़हीम साहब ने बात की है, मेहनती साहब ने बात की है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जो हमारी इनकम है उसके दरमियान डिफरेंस अगर ज़्यादा हो जाता है, डेफिसिट में होता है, तो जैसे $25 बिलियन का अगर हमें नुकसान होता है, जैसे इस वक्त भी गवर्नमेंट ने 30 बिलियन के करीब देना था, तो आप IMF चले गए। आप IMF में गए 2 साल हो गए, 2 साल में हमें $2 बिलियन मिले हैं। और there is a team who can balance the sheet anyway. Yes, of course, the Prime Minister and his yes, team. Definitely, ठीक है, उसके नीचे जो वज़ीर ख़जाना बैठी है, उनके साथ इतनी माशियत के जो माहिरीन हैं, उनकी जो टीम बैठी हुई है, वो कर सकती है। लेकिन अब तरीन साहब ने जो IMF में वो कहा है, वो स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए तो 5 साल चाहिए, 10 साल चाहिए। IMF तो इतना वेट नहीं कर सकता। IMF तो जो पैसा देता है तो आपकी इकॉनमी को स्लो डाउन कर देता है। वो कहते हैं जी आप मार्कअप जो है ना बढ़ा दें, मार्कअप बढ़ाएगा तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी सफ़र करेंगी। वो कहते हैं पावर टैरिफ बढ़ा दें, पावर टैरिफ बढ़ाएगा फिर बिजनेस एक्टिविटी सफ़र करेंगी। तो आपको बेसिकली अब देखिए इस वक्त हमारा सर्कुलर डेट 2600 बिलियन पे चला गया। अब इसमें हुकूमत को एक स्पेशल मेजर लेने चाहिए। 40% जो पावर हाउसेज हैं वो गवर्नमेंट के अपने बिलोंग करते हैं, कम से कम उनके साथ तो बैठ के आप टैरिफ रिवाइज कर सकते हैं ना। अब जैसे एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं गैस नहीं दे रहे। जब गैस एक बेसिक रॉ मटेरियल है वो आप नहीं दे रहे, और गैस नहीं देंगे तो वो अगर अल्टरनेट एनर्जी पे जाते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब कॉस्ट ज़्यादा होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहते। अच्छा, दूसरी बात है जब अपनी करेंसी की वैल्यू आप कम करते हैं तो आपके पास इतना एक्सपोर्ट सरप्लस अगर हो तो आप कहें चलो हमने वो मार्केट टैप करनी है जहाँ के हमारे
कॉम्पिटिटर जो हैं वो बेच रहे हैं। हम तो इतने अरसों से अपनी पॉलिटिकल जो चपकलिश है उसी से बाहर नहीं निकल रहे। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो पूरे मुल्क की हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। अगर किसी भी जमात ने ट्रेड पॉलिसी नहीं है 3 साल से किसी भी जमात ने अगर अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है तो अगली हुकूमत को आके उसको इंडोर्स करना चाहिए, उसको लेके आगे चलना चाहिए। यहाँ तो ये होता है जब नई गवर्नमेंट आती है लगता है कि मुल्क जीरो से स्टार्ट हो गया। मैं ये कह रहा हूँ सर 3 साल से ऊपर हो रहे हैं ना, ट्रेड पॉलिसी कागजों में पड़ी हुई है। तो इसी को अब जब ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छा हम आपसे टैक्सेस नहीं बढ़ाते, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखें तो बिजनेस कम्युनिटी अपनी जगह परेशान है। अब आपने एग्रीकल्चर के ऊपर, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अगर अगले 10 साल हमने एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो नहीं दी तो हम बहुत मुश्किल फाइनेंशियल हालात का शिकार हो जाएंगे। और ये अब बातें करने की नहीं है। अब हम इतने सालों के बाद भी 24-25 बिलियन डॉलर के ऊपर ही बैठे हैं, जबकि हमारे इर्द गिर्द के लोग बहुत आगे चले गए। और अभी आईटी की आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि हम 6 बिलियन डॉलर तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो अगर 6 बिलियन डॉलर बढ़ा सकते हैं तो ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें। आप जो नए स्टार्टअप सर वहाँ पर टैक्सेस के लिए एक अभी से कदखन है, तलवार लटक रही है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल देखिए टैक्सेस इज अ मेजर इशू और उनको भी पता प्रॉब्लम क्या। अब बात ये है कि नए बच्चे काम करते हैं, आपके पास केक का एक छोटा सा हिस्सा है, आपने उसी में से डिवाइड करके खाना है। तो ठीक है, उसको बेहतर ये है कि आप अपने अखराजात जो हैं उसको कंट्रोल करें। अखराजात कंट्रोल सर, अखराजात बढ़े कंट्रोल नहीं करेंगे आप जो है बाकी जो बैलेंस करने की बात है, आप अपनी जो सिस्टम को किसी तरह बैलेंस कर ही नहीं सकते। चले एहसन मेहंदी साहब, सर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। शौकत तरीन साहब ने कहा है कि IMF का कहना है कि 700 अरब के मजीद नए टैक्स लगाएं और इनकम टैक्स 150 अरब मजीद बढ़ाएं, लेकिन हमने ये कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा। हम टैक्स पेयर्स को बढ़ाएंगे और टैक्स जमा करेंगे ज़्यादा। 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स का डेटा आ चुका है और FBR की हरासगी सबसे बड़ा मसला ये खुद का है। तो क्या ये मुमकिन है कि अभी से नोटिस आ रहे हैं FBR के? आपको पता ही है सर, आपकी नॉलेज में, इंडस्ट्रियलिस्ट को अलग आ रहे हैं, दुकानदारों तक को अलग आ रहे हैं। छोटे छोटे लोग जो कमीशन लेकर चीनी बाहर से मंगवाते हैं और किसी को देते हैं, उनका सिर्फ कमीशन होता है, वो लोग भी नोटिस की जद में। तो ये जो नोटिस है ये हिरासगी के ज़िम्मे में नहीं आते। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कैसे आप कह रहे हैं कि आप हिरासगी वाला मामला एक तरफ रखेंगे और टैक्स पेयर्स बढ़ा देंगे? लोग तो डरते हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करना है 6.2% पर, और आई थिंक ये जो प्रीवियस ईयर का है, और आई थिंक कि इसको अगर कंटेन करना है तो रेवेन्यू का इंक्रीज होना इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू जाहिर है एक सोर्स, जिस तरह से नेपरा की तरफ से अब अप्रूवल आ निकला है कि ये पावर टैरिफ के अंदर जो है वो इंक्रीज 10% की जो है अप्रूवल दी हुई, और आई थिंक ये हमें नजर भी आएगी। बट अपेरेंटली जो दूसरी सोर्स है पावर टैरिफ को बढ़ाने के साथ, वो ये है कि आप जो है वो कलेक्शन अपनी टैक्स की बढ़ा दें। टैक्स की कलेक्शन इसलिए बढ़ेगी कि जाहिर है जो मरातें, जो मामलात थे उसके अंदर जो अभी मेडिकल डिसबर्समेंट का जो इशू था उसको रिवर्स बैक कर दिया। जाहिर है उस पर नहीं 10% टैक्स लगेगा। इंटरनेट सर्विसेज को खत्म कर दिया है, मोबाइल फोन पे मराते दे दी हैं, ऑटो सेक्टर को आजाद। सर लग्जरी चीजों पर, एहसन साहब लग्जरी चीजों पर, खाने पीने के दूध के डब्बे पर तो सेल्स टैक्स लगा दिया था जिसको वापस ले रहे हैं, अंडे आटे पर लगा दिया, चोकर पर सेल्स टैक्स लगा दिया। तो बजट में जो खाने पीने की चीजें जो आम आदमी के लिए वो तो महंगी हुई हैं सर। जी बिल्कुल, आम आदमी के लिए जिस तरह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ी हैं, आप देखेंगे हम तेल की प्राइसेस के अंदर रिवीजन आया है, स्टील की प्राइसेस बढ़ गई हैं, 150,000 रुपया पर टन जो है वो स्टील प्राइसेस बढ़ गई हैं। ऑटो प्राइसेस जो हैं वो अपेरेंटली हमें नजर आएगा। जो रुपी डेप्रिसिएशन हम देख रहे हैं कि 2-4 दिन से अब अप्रिशिएट हो रहा है, बट उससे पहले हमने हफ्तों में देखा है कि ये 2 माह के अंदर 6% रुपया गिर गया है। तो आई थिंक अपेरेंटली जो इन्फ्लेशन है वो अनकंट्रोलेबल होते हुए नजर आ रही है। और फिर जाहिर है इन्फ्लेशन के कंट्रोल लेवल के होते हुए हम देख रहे हैं कि जो टैक्सेशन निजाम है वो कलेक्शन की जो है वो अपनी एक नौयत होगी, जो 6-7 बिलियन का जो है वो टारगेट दिया गया। तो आई थिंक कि ये एक 6 ट्रिलियन का जो टारगेट दिया गया, तो आई थिंक कि ये काफी ज्यादा जो है मुश्किल होगा आम आदमी के लिए भी कि इन्फ्लेशन को भी मीट करे, साथ में टैक्सेस भी दे, फिर उसके बाद निपटे जो टैक्स अथॉरिटीज के नोटिस होंगे। अपेरेंटली उसमें कुछ बेहतरी हमें देखने में नजर आई है कि वो जो केसेस हैं वो या टैक्स फाइलिंग्स को जो है वो उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट की एक स्कीम दी गई है, बट फिर उसके बाद जो है हमने देखना है कि ये जो कलेक्शन है इसको मुफीद बनाने के लिए नोटिस अपेरेंटली आएंगे और फिर इसको काफी मुश्किल होगा कि जो गवर्नमेंट के टारगेट है उनको अचीव किया। ठीक है, गवर्नमेंट के टारगेट को अचीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं नहीं, फहीम साहब सर
सिंपल फार्मूला क्या है सर टैक्स कलेक्शन का, जिससे लोग डरें भी ना, टैक्स भी दें? हमें हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, हमें सड़कें टूटी फूटी मिल रही हैं, हमारे लिए एजुकेशन के निज़ाम में कोई रिलीफ नहीं है, अगर हम कर्ज लेने जाए तो 500 किस्म की गारंटीज़ और वारंटीज़ मांगी जाती हैं। तो फिर आम आदमी तो कहता है मैं टैक्स क्यों दूँ भाई, जब मैं पेन ख़रीदते हुए उस पर सेल्स टैक्स दे देता हूँ। जी, टैक्स इकट्ठा करने का जो मेरा ख्याल है, और मुझे लग रहा है इसी तरह ही होगा, वो है कि आप ज़्यादा लोग टैक्स दें कम रेट पे और कम मिकदार पे। मकसद ये कम मिकदार टैक्स हर एक से ली जाए। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फ़हीम साहब दैट्स नॉट हैपनिंग सिंस 3 years वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके अंदर अब गुड न्यूज़ इज वी हैव नो ऑप्शन, हमें इसी तरह करना पड़ेगा और इससे हल निकलेगा। सर महंगाई, मैं शॉर्ट सी चीज़, फ़हीम साहब वक्त की कमी है, आपकी बात लेता हूँ सर, महंगाई कैसे कम करेंगे? महंगाई सप्लाई बढ़ा के लतीफ़ा मैं आपको ये बता दूं कि एक ITO ने ये फैसला किया कि एक शख्स का जो TDR था वो कैश होता था, बैंक कैश करता था, दोबारा जमा करता था, कैश का जमा करता था, उन्हें उसके ऊपर इनकम टैक्स करके उसको 15 करोड़ रुपए का टैक्स लगा दिया। सर वही तो कह रहा हूँ, वो तो कमीशन बेस्ड काम कर रहे थे ना, वो तो कमीशन बेस्ड काम। डिग आउट जरूर करें कि अगर इस तरह के फैसले आप करेंगे तो लोग कारोबार क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब, एहसन मेहनती साहब, फ़हीम सरदार साहब, तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। कोशिश की सहरा से गुफ्तगू हो और आज का जो बजट वाला सेशन था उस पर भी बात करें। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।